हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले एक और आईपीओ के बारे में। यस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ के ऊपर तो वीडियो मैं बना चुका हूं। आज के दिन का पहला वीडियो ही था एंड उसके बाद भी 2-3 वीडियो आ चुके हैं। तो कमेंट सेक्शन में लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है, एक और आईपीओ भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो सर उसको भी कवर कीजिएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रह सकता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा रह सकता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा चल रहा है, ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो चलिए नाम से स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, IREDA इसका ये आईपीओ है, जिसको यहाँ पे बोला जाता है इरेडा करके। ठीक है, इरेडा का आईपीओ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो शुरुआत कर रहे थे भाई, इसका अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो IREDA स्टैंड्स फॉर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यस, ये इतना बड़ा नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चलिए स्टार्ट कर रहे थे। सबसे पहले ऊपर ऊपर से पढ़कर ऐसा लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो इस कंपनी का हम लोग को बिजनेस डायरेक्टली हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए इसी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, 1987 में कंपनी का जन्म हुआ था। देन उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है IREDA, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। अच्छा, मतलब क्या है, सरकारी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पॉइंट आपके दिमाग में जाना चाहिए। इरेडा की अगर हम लोग बात करिए, एक मिनी रत्न है। ठीक है, कैटेगरी 1 में हम लोग को एक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये कंपनी के नाम में रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कंपनी किसके अंडर कंट्रोल हम लोग को देखने को मिल जाती है, MNRE बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अंडर हम लोग एक कंपनी फिलहाल तो कंट्रोल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी ने ये जो अभी रिसेंटली जो साल हुआ है, ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि कंपनी ने टोटल हाईएस्ट एवर लोन सैंक्शंस किए हैं। कितना, 23,921 करोड़ के आसपास। एंड लोन डिसबर्समेंट की बात करें, अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास। एक मिनट, अभी हम लोगों ने पढ़ा ये रिन्यूएबल एनर्जी नाम सामने आ रहा है, अभी ये लोन की बात कर रहे हैं। तो मतलब बेसिकली कंपनी का नाम क्या है, नाम क्या मतलब काम क्या है। तो दोस्तों अभी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये जो कंपनी है ये काम करती है एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके। एंड यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है डेवलपिंग एंड उसी के साथ साथ एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल मदद, असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एज वेल एज एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर ओवर 36 ईयर। मतलब सेम लाइक IRFC, मतलब सेम लाइक IRFC। मतलब अभी IRFC क्या करता है, लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको, जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे। तो रेलवे के लिए, रेलवे तो सरकार के अंडर ही रहता है। अभी रेलवे को कोई प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए पैसों की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो IRFC उसको लोन प्रोवाइड करती है। NBFC कंपनी है। वैसे ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है इरेडा की, अगर हम लोग बात करें, ये भी फाइनेंस वाली ही कंपनी है। ये भी लोन प्रोवाइड करती है किसको, जो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सेम लाइक IRFC वाला ही बिजनेस इनका भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल इसमें से समझ में यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सब कुछ यही लिखा हुआ है कि ग्रीन, उसी के साथ साथ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसी के और कंपनी का ज़्यादा फोकस यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी अलग अलग हम लोग को टाइप्स भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगेन कंपनी ने यही बताया टोटल अभी तक का उनका टोटल लोन कितना है। टर्म लोन आउटस्टैंडिंग की बात करें तो 4,72,000 मिलियंस के आसपास हम लोग को ये डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मेजर काम तो हम लोग को एक अनुमान तो यहाँ पे लग गया कि कंपनी का काम क्या है करके। अभी आ जाते हैं आईपीओ के डिटेल के ओर। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी एक गो थ्रू यहाँ पे कर लेते हैं। ये कंपनी का अभी तक का जो परफॉर्मेंस था, रेवेन्यू 21% से यहाँ पे बढ़ा है। पैट की बात करें तो 36% से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला है। ठीक है, 22 से लेकर 23 की बात करें तो आप नीचे डेटा देख भी सकते हो। ये जो डेटा है, ये वाला डेटा केवल 6 महीने का है, ये 12 महीने का है, ये 12 महीने का है, उसके पहले का ये भी 12 महीने का है। मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, ये सितंबर का है। तो थोड़ा सा याद रखना है, ऐसा डायरेक्टली इसके साथ कंपेयर मत करना है, केवल 6 महीने का है। तो इससे पहले असेट 30,000, 36,000, 50,000, अच्छी बात है। देन रेवेन्यू 2600, 2800, 3500, अच्छी बात है। देन पैट की अगर हम लोग बात करें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 346, 633
864 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। ऑब्वियसली ये 6 महीने का है, ठीक है। साल भर खत्म होते होते ऐसा लग रहा है ये 1000 को भी क्रॉस यहाँ पे कर सकता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें कंपनी का काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिला है, इंक्लूडिंग रिजर्व्स ऑल्सो 1300, 1700, 2300। सो इतना तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि सरकारी कंपनी ज़रूर है, बट फंडामेंटली बाकी के भी पैरामीटर्स को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग मतलब ऐसा डायरेक्टली इग्नोर नहीं कर सकते। यूजुअली क्या होता है, सरकारी कंपनी है ना, तो देखना ही पसंद यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इस कंपनी का परफॉर्मेंस ज़रूर बाजार इसको उस हिसाब से कंसिडर कर सकता है। पी की बात करें तो 8.47 टाइम्स के आसपास देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.44%, डेप्ट इक्विटी, ईपीएस 3.78, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही है। सो अभी ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो आईपीओ है इसमें दोनों पार्ट है, फ्रेश इशू भी देखने को मिल रहा है एंड ओएफएस। अभी पहला वाला जो आईपीओ हम लोगों ने कवर किया था टाटा टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एक ही शब्द देखने को मिला था, कौन सा, ओएफएस। तभी मैंने आप लोगों को बोला था कि ये फ्रेश इशू नहीं है करके। ओएफएस मतलब क्या, जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं आईपीओ में उनके पॉकेट में वो पैसा चला जाएगा, एंड फ्रेश इशू का अर्थ ये है कि उतना पैसा कंपनी के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंप्राइज, मतलब दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। इसका बाइफर्केशन ऊपर दिया हुआ है, उसको मैं ज़रूर आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो ठीक है, ओएफएस में क्या होगा वो तो कोई जानने की ज़रूरत नहीं, कंपनी के प्रमोटर के पास, एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास, सरकार के पास पैसा चला जाएगा। फ्रेश इशू के साथ कंपनी क्या करेगी, तो वो उन्होंने फिलहाल तो बताया फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। उसमें से पहला पॉइंट है कि कैपिटल बेस की बात करें, फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इससे रिलेटेड थोड़ी सी मदद यहाँ पे मिल जाएगी, एंड बाकी हम कह सकते हैं लिस्टिंग का ही फ़ायदा ये उठाने की कोशिश करने वाले हैं। चलो अभी फटाफट हम लोग आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। 21 नवंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 21, 22, 23 यूजुअली 3 दिन ही आईपीओ चलते हुए देखने को मिल जाता है। 10 का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड देखेंगे 30 से 32 का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 460 शेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ये देखो टोटल इशू साइज़ कितना है, 2150 करोड़, और 2150 करोड़ में 2 हिस्से रहेंगे। यह है फ्रेश इशू 1290, मतलब लगभग 1300 करोड़ कंपनी के पास जाएगा। जितना फ्रेश इशू रहता है ना दोस्तों उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाकई कंपनी अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेगी। एंड ऑफर फॉर सेल ये तो कंपनी के पुराने प्रमोटर है, ठीक है, सरकार के जेब में जाएगा 860 करोड़। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दोनों के ऊपर लिस्टिंग रहेगी, एनएससी बीएससी, चलो अच्छी बात है। देन रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35%, एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 15%। देन टाइम टेबल की बात करें तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है 21 से लेकर 23 तक ओपन रहेगा। देन 29 नवंबर को पता चलेगा कि किसको ये आईपीओ लगाए करके। रिफंड की बात करें तो 30 नवंबर को ही रिफंड हो जाएगा। देन 1 दिसंबर को शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एंड लिस्टिंग की बात करें तो 4 दिसंबर को मंडे को लिस्ट होने वाला है, मतलब टाटा टेक का आईपीओ कब लिस्ट होगा, 5 को, और ये उसके एक दिन पहले 4 दिसंबर को। सो डेफिनेटली जो अगला हफ्ता रहने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है लिस्टिंग के हिसाब से, इतना तो हम यहाँ पे कह सकते हैं। देन लॉट साइज़ की बात करें तो मिनिमम आपको पता ही है 1 लॉट 15 के हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। ये भी शायद से पूरी तरीके से भरने के चांसेस ज़्यादा ही है। देन एचएनआई कैटेगरी में भी देखा गया 2 प्रकार रहते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है बिग, ठीक है। अगर कोई एचएनआई कैटेगरी में जाता है तो आपको पता है कट ऑफ प्राइस, टिक मार्क जो होता है उसको हटाना होता है, ठीक है। मैन्युअली प्राइस आपको वो भी अपर बैंड रहता है, 32 था ना यहाँ पे शायद से, वो आपको खुद से मैन्युअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट भी हम लोगों ने बहुत बार इसके पहले कवर किया है, ठीक है। सो अभी तक 100% की होल्डिंग है, इसके बाद ये घटकर नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे कहें दोस्तों तो ये भी आईपीओ हम कह सकते हैं बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 32 रुपये के आसपास प्राइस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कहलाता है, ठीक है। क्योंकि जो लिस्टिंग गेन के लिए विचार करते हैं, ठीक है, वो यूजुअली लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रहा है उस हिसाब से ही विचार करते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम फ्लक्चुएट होता रहता है। इस वीडियो में अगर आप सुनोगे कि ये इतना इतना ग्रे मार्केट प्रीमियम परसेंटेज में चल रहा है, कल वो बदल जाएगा, शायद से नीचे रह सकता है, ऊपर रह सकता है, परसों वो बदल जाएगा, नीचे रह सकता है, ऊपर हो सकता है, लिस्टिंग के वक्त टोटली डिफरेंट रह सकता है। तो आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो टॉप नॉच लेवल कितना था पता है, 25% के आसपास, मतलब 8 रुपये तक ग्रे मार्केट प्रीमियम गया था। 8 रुपया 32 के हिसाब से कितना हो जाता है, 25% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं अगर ये लिस्ट इमीडिएटली हुआ तो। बट इसके लिए तो टाइम है, दिसंबर आने वाला है, तब तक मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। हाँ, ये 25 का 35 भी हो सकता है, 25 का 15 भी रह सकता है। एंड लोएस्ट लेवल की अगर हम लोग बात करें, जीएमपी गिरकर 4 रुपये 3 रुपये के आसपास आया था, 4 रुपये के आसपास आया था, मतलब कितना, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12% के आसपास। मतलब हम कह सकते हैं कि 25% तक टॉप लेवल पर तक चला गया था और बीच में 12% तक नीचे आया था। इसी के बीच में इसका जीएमपी डांस कर रहा है, ठीक है। अभी अगेन कहना चाहूँगा, मार्केट में जिस प्रकार की खबरें होती है उस हिसाब से चीज़ें चलती है। अगर मार्केट में एकदम खुशी की लहर आ गई, एकदम रॉकेट की तरफ मार्केट बुल रन ज़बरदस्त चलने लग गया, तो ये 25 को तोड़कर 30-35 भी जा सकता है। एंड मार्केट में खराब हो गया तो 12 को तोड़कर
10 या फिर सिंगल डिजिट में भी आ सकता है। तो ये भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, इसीलिए तो बोला जाता है मार्केट ये रिस्की रहता है। ये आज की सिचुएशन है 25-12 के बीच में चल रहा है, भविष्य में क्या होगा वो पता नहीं, इसी को रिस्क लेना बोलते हैं। तो वो रिस्क अगर आप ले सकते हो तो उस हिसाब से विचार कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी अप्लाई करने जाएगा वो चाहेगा ही कि भाई 25-12% तो एटलीस्ट मिल जाए करके, बट वो कंट्रोलेबल इवेंट नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, ना ही मेरे हाथ में है। तो ये पॉइंट हम लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, बट फिर भी लिस्टिंग के हिसाब से देखा गया तो 12 से 25 के बीच में फिलहाल ये चल रहा है। तो इस आईपीओ को भी अच्छा रिस्पांस मिलने के चांसेस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो इसको भी लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।